हेलो, कैसे हैं क्लास 10th के सभी बच्चे। होपफुली आप लोग तैयारी में लग चुके हैं। साल की शुरुआत हो जाने वाली है जब तक आप मेरे पास पहुंचोगे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स को समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, कहाँ से आती है, क्यों इसको इतना पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझको तो शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अपने अगल बगल हज़ार अप्लायंसेस देखो, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है। मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ इलेक्ट्रिसिटी से, सो इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, वरना हम इसका यूज़ कैसे कर पाएंगे। इसके बेसिक स्टार्ट होते हैं 9th 10th स्टैंडर्ड से। अब इलेक्ट्रिसिटी को जिस तरीके से हम जानते हैं उसको डिफाइन करने की मैं कोशिश करता हूँ। 9th स्टैंडर्ड के अंदर कुछ स्टेट बोर्ड्स के और बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक्स में मालूम भी होता है, पर फिर भी हम एकदम बेसिक्स पे से स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे क्या ही बताऊं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर हम 11th 12th स्टैंडर्ड में आओगे तो शायद मैं तुमको ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दूंगा जहाँ पे तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो प्रोबेबिलिटी हो गई, पॉसिबिलिटी हो गई, एनर्जी हो गई, दुनिया की बात होने लगेगी। फिलहाल के लिए अभी हम 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में हैं, इस वजह से हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर तुम केमिस्ट्री के नज़रिए से इस चीज़ को देखते हो तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या थे, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेंटर न्यूक्लियस में बैठे हुए थे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बैठे हुए थे, बाहर बैठे हुए थे। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस केस में फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होल्ड करते हैं, नेगेटिव चार्ज होल्ड करते हैं। तो कितना ज़्यादा करंट या कितना कम करंट फ्लो हो रहा है, अगर इसको डिफाइन करने की बारी आ जाती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का रियल टाइम डेफिनेशन बन जाता है। इलेक्ट्रिक करंट बोलना शुरू कर देते हैं हम उसको। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी कहीं कहीं इसको बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर बेसिकली डिफाइन करने की बारी आ जाएगी तो हम उस केस में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर इसको हम बताने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से। I कैन बी डिफाइंड एज Q अपॉन T, जहाँ पे I क्या बन जाने वाला है हमारा, I बन जाएगा हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट। Q क्या बन जाने वाला है, Q बन जाने वाला है हमारा चार्ज, और T बन जाएगा टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला डेफिनेशन और सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जान रहे हैं, पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने इस केस में पढ़ा है, दैट इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जा सकता है कहीं, या फिर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। बहुत बेसिक और बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ भी इसके अंदर मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। कभी कभी तुमसे बोलेगा इफ अ चार्ज ऑफ 5 कूलम्स इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट फॉर 10 seconds, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तुम क्या लिखोगे, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। I इज इक्वल्स टू Q के जगह पे लिखोगे 5, T के जगह पे लिखोगे 10। I की वैल्यू बन जाएगी तुम्हारी 1/2। आंसर तुम्हारा हो जाने वाला है 0.5 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। अब यहाँ पे याद रखना है कि करंट को हम किस में मेजर करते हैं, I। हम करंट की बात कर रहे हैं, करंट का सिंबल क्या हो जाता है, करंट का सिंबल होता है I, और करंट को हम मेजर किसके अंदर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज का सिंबल है Q, और उसको हम मेजर करेंगे कूलम्स के अंदर। ठीक है, टाइम को हम रख रहे हैं किसमें, T में। मेजर इसको हमेशा किसके अंदर करने वाले हैं, सेकेंड्स के अंदर हम मेजर करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में तुमको पढ़ना था, दैट वाज दिस। मैं साइड में जैसे ही मूव करूंगा आप लोग इसको कॉपी करोगे, मैं फिर से फ्रेम में आऊँगा और हम इसको रब करके फटाफट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पॉज करके कॉपी करना है। तो नेक्स्ट हमको अब थोड़ी सी डीप में बात करनी है। ये तो बहुत बेसिक बात हो गई, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा ऑफलाइन वगैरह बैचेस के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने आता है। ऑनलाइन बैचेस में तुमको इंट्रोडक्शन, रिवीजन और ठीक ठाक कराना पड़ता है। ठीक है, ऑफलाइन भी जब लाइव चलेंगे तो वो टाइम पे देखेंगे कैसे करना है। नेक्स्ट जिसके ऊपर मुझको बात करनी है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट जिस कंसेप्ट पे हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। अब
एक बैटरी को कंसिडर करो, सब लोगों ने बैटरी तो देखी ही होगी। बैटरी को अगर ध्यान से देखोगे ना तो बैटरी में क्या होता है मालूम है? बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और बैटरी में एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, बैटरी के अंदर क्या होता है? बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और बैटरी के अंदर एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये नेगेटिव साइड जो है, जिस साइड पे नेगेटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अभी मैं थोड़ा ऑफ तरीके से तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली में टेक्निकली में ऐसा नहीं होगा, और डीप में और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको। वो सब तुम 11th-12th में पढ़ोगे जब बहुत डीप के अंदर लेके जाएंगे हम फिजिक्स को। तो फिलहाल के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बैटरी के दो हिस्से होते हैं। एक तो तुमने देखा होगा नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। तुम्हारे स्विच बोर्ड के अंदर दो होल होते हैं। जब तुम पिन लगाते हो चार्जर की तो उसके अंदर दो हेड होते हैं, दो स्ट्रिप्स होते हैं, जो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे किसकी बात कर रहे होंगे हम? इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है तो हम किसकी बात कर रहे होंगे? ऑब्वियस है, समझो प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं या फिर लेसर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि यहाँ पे क्या बैठा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज बैठा। अब इस बैटरी को मैं क्या कर देता हूँ, इस बैटरी का सिंबल है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे तो बैटरी का सिंबल है। ये बैटरी को मैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को कनेक्ट कर देता हूँ एक बल्ब से। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होने लगते हैं? इन पॉजिटिव वालों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मोबाइल। मोबाइल होने का ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर नहीं सकता। तो अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब लगा देता हूँ, समझो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मैंने जैसे मैं इस पार्ट को यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, यहाँ पे अगर मैंने बल्ब लगाया तो मुझको लगता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के ऐसे 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 करके इधर भागना शुरू कर देंगे पॉजिटिव की तरफ। जब ये रन करते हैं तो रन करते हुए ये क्या पोजेस करते हैं? एनर्जी पोजेस करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इनके अंदर क्या होती है? एनर्जी। ये एनर्जी को हमारा बल्ब क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और उसके बदले में क्या एमिट करना शुरू कर देता है? लाइट एमिट करना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे रन कर रहे हैं तो मुझको लगता है इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो मुझको लगता है क्या डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, पर मुझको इन सारी बातों से तो थोड़ा बहुत अंदाजा मिल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है, पर मुझको लगता है कि एक पॉइंट आ जाता है, उस पॉइंट के बाद ये बैटरी यहाँ से यहाँ तक फ्लो करना बंद कर देती है अचानक से। समझ में आता है? ये बैटरी क्या करती है? यहाँ से यहाँ पे जो फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन, वो फ्लो होना बंद हो जाता है। क्यों फ्लो होना बंद हो जाता है? वो इस वजह से फ्लो होना बंद हो जाता है क्योंकि दोनों तरफ, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैलेंस बना लेते हैं। मतलब बैलेंस बना लेने का क्या मतलब है? समझो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 10 प्रोटॉन थे, तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर चुके हैं? इस तरफ मूव कर चुके हैं। और इस तरफ भी प्रोटॉन्स होते हैं पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कम थे। ये 10 समझो यहाँ पर आ गए तो इस वजह से क्या हो गया? दोनों तरफ अब क्या बन गया है? बैलेंस बन गया। पर जब बैलेंस नहीं बना हुआ था तो दोनों के बीच में एक चीज थी, वो क्या था? डिफरेंस। दोनों के बीच में क्या था? जब बैलेंस नहीं था तो बेसिकली क्या था? डिफरेंस था, कुछ ना कुछ फर्क था ना। इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। ये डिफरेंस जो थी एक पॉसिबिलिटी थी। ये डिफरेंस थी कि अगर इसको कनेक्शन मिलेगा तो ये डिफरेंस क्या होएगा? उसके वजह से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से इस डिफरेंस को हम बोलना शुरू कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस डिफरेंस को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में ये पॉजिटिव और नेगेटिव के वजह से काम करता है। किसी डैम को देखोगे तो डैम ऊंचे पर है और तुम्हारा घर थोड़ा नीचे पे, तो पानी जो नीचे की तरफ आ रहा है, दिस इज बेसिकली डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, वो भाग करके नीचे आ सकता है। ठीक है, कोई बॉल तुमने स्लोप पे रखा है तो बॉल जो है ऊपर है, नीचे की तरफ भागेगा क्योंकि ऊपर पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे पोटेंशियल कम है। तो किसी भी तरीके से पूरे फिजिकल वर्ल्ड में अगर तुम फिजिक्स को देखने की कोशिश करते हो तो वहां पे होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जितने भी तरीके के मूवमेंट होते हैं, किसी भी तरीके का फ्लो होता है, कुछ भी हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके बीच में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। इधर ज़्यादा स्ट्रेस है, इधर कम स्ट्रेस है, वो उस तरफ से इस तरफ मूव करने की कोशिश करें। यहाँ तक कि जो हवा भी चलती है हमारी, ये भी ऐसी चलती है। हॉट रीजन कोल्ड रीजन में डिफरेंस होता है, इस वजह से हवा एक डायरेक्शन में वर्क करने की कोशिश करती है। सब कुछ किसके वजह से होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। करंट भी किस वजह से फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं V से और इसको मेजर करते हैं किसमें? वोल्ट्स के अंदर इसको मेजर किया जाता है। इसको डिनोट किया जाता है V से, इसको मेजर किया जाता है वोल्ट्स में। अगर ये राउंड तरीके से तुमको ना समझ में आए तो एक पाइप इमेजिन करो। एक पाइप को देखो, पाइप के अंदर से जो पानी फ्लो हो रहा है
उस पानी को तुम बोलोगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी देर के लिए। और पाइप कितना बड़ा है, मतलब कितना ज़्यादा स्पेस अलाउ कर रहा है, या कितने ऊंचे पे से पानी आ रहा है, कितना ज़्यादा पानी आने की कैपेसिटी है, ये कहाँ तुमको समझ में आएगा, तब वो चीज़ डिफाइन करेगी तुम्हारी पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है करंट फ्लो होने की वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है वो तो नंबर ऑफ चार्ज है कि कितना सारा चार्ज एक टाइम पे से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। बस यही बात तुमको समझनी है कि करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। करंट जो है बिना पोटेंशियल डिफरेंस के फ्लो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे अगल बगल रखे हुए हर तरीके के, मेटल है, कंडक्टर है, ये भी लोहा है, नीचे मेटल लगा हुआ है, हर जगह है, लेकिन इनको जब पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जब मैं इधर टच करूंगा एक वायर को तो इसके अंदर से नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरे एंड को मैं टच कराऊंगा किसी और चीज़ से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो उसके अंदर से क्या होना शुरू हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले करंट फ्लो होता नहीं है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में भाई एक छोटी सी बात है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम एक तरीके से डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना है बात, पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एक चार्ज के पीछे सिस्टम कितनी मेहनत कर रहा है, कितना काम कर रहा है, इसके ऊपर भी हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऊपर ऊंचे पे था, ये नीचे पे था, तो उधर नीचे चार्ज को नीचे लाने के लिए ये पोटेंशियल ने कुछ ना कुछ मेहनत की है। डिफरेंस जो है पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस जो है, इसके ने कोई ना कोई पॉसिबिलिटी दी है ताकि ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो सके। तो जितना वर्क उसने ये काम करने में किया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान से समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, फ्लो नहीं हो सकती है। इसी पे से हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या फिर नेक्स्ट फिनोमेना का लॉ का काम शुरू होता है। तो इतना फिर से कॉपी करेंगे और अब करेंगे हम लोग इसको फटक से। नेक्स्ट इससे जो लॉ बन के निकल रहे हैं बाहर, वो लॉ जिसके बारे में हमको पढ़ना है, दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट लॉ जिसके बारे में पढ़ना है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की बात होने वाली है, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट बहुत बहेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होने वाला है, ठीक है। सिर्फ इतना ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज डायरेक्टली विथ करंट, इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को जानते हो, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है y इज इक्वल्स टू x और y इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इस केस में ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इस केस में ये बढ़ेगा तो ये क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होने वाला है। तो वेरिएशन की साइन अगर हमको हटानी होती है तो हम इक्वालिटी डालेंगे, I को ऐसे देंगे, एक छोटा सा कांस्टेंट इसमें आ जाता है, इसको हम बोलना शुरू कर देते हैं R। R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। R को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय ओम्स और इसका ये सिंबल है, ठीक है। ओम से हम डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको जेरी का घर बोल सकते हो, जेरीज हाउस। ध्यान दे रहे हो, जेरी का घर जैसा दिखता है, टॉम एंड जेरी देखा होगा सबने बचपन में, ठीक है। ये जेरी के घर जैसा दिखता है, ये साइन से हम इसको क्या करने की कोशिश करते हैं, डिनोट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर भी बन सकते हैं कि इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 volts is possessed by an electric circuit having 5 ampere current, find the resistance of the circuit। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V is equals to IR, V की वैल्यू है 10 is equals to I की वैल्यू है 5, रेजिस्टेंस हमको नहीं मालूम है, 5 जाएगा नीचे डिनोट होने, 2 ohms। रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का, 2 ohms का रेजिस्टेंस है। इफ द रेजिस्टेंस फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज 20 ohms and the current flowing through the circuit is of 10 ampere, find the potential difference in the सर्किट, ठीक है। तो फिर से हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस हमको नहीं मालूम है, I की वैल्यू 10 है, इक्वल 20 है, V का वैल्यू मिल जाएगा 200 वोल्ट के आसपास, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर भी डेवलप हो सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर जिस लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं इसको क्या बोला जाएगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ आप लोगों के टेक्स्ट बुक में है और आपके बुक्स में, नोट्स में है, मैं भी नीचे डाल रहा हूँ, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, हर जगह आप लोगों को ये चीज़ दिखाई देगी
ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, ओम्स बोला जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लॉ यूजिंग ओम्स लॉ। ठीक है, कोई बात नहीं। रेजिस्टेंस की इतनी बात हो गई। अब रेजिस्टेंस के बाद जिस कंसेप्ट के बारे में हमको बात करना है वो इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है, दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, देखें, रब करूं, पॉज करना है, कॉपी करना है, मूव करेंगे फटाक से नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट जिसकी बात हम करने वाले हैं रेजिस्टेंस के बाद, दैट नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी को समझने की कोशिश करो। अगर मैं कंडक्टर ले लेता हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से बिजली चल रही है, वायर ले लो कोई भी। ठीक है, अब ये वायर, ये रेजिस्टेंस को भी अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। रेजिस्टेंस शब्द क्या बताने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस वर्ड ही तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है फ्लो को। जो करंट फ्लो हो रहा है ये क्या करने वाला है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है सर्किट की, या एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जो क्या करती है, करंट को फ्लो नहीं होने देती। अब आप लोग सोचोगे कि अब ये क्या पागलपन है, करंट क्यों नहीं फ्लो होने दे रहे हो, करंट को तो फ्लो होने दो तो अच्छा है ना, जितना ज़्यादा बिजली पास होगी उतना अच्छा है। पर खुद सोचने की कोशिश करो, हम बहुत सारे तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो सेंसिटिवली स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं, बहुत कुछ होता है जिनके अंदर एक सर्टन अमाउंट ऑफ करंट ही जाए तभी वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगी। मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ डायरेक्टली फ्यूचर में कैसे काम होने वाला है। तो बहुत सारे डिवाइसेस हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके अंदर हमको कुछ ऐसे शटडाउन की जरूरत होती है, कुछ ऐसी चीज़ों की जरूरत होती है ताकि हम क्या कर सके, करंट को थोड़ा सा वहाँ पे क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके। ठीक है, तो वो कंट्रोल करने के लिए हमको किसको यूज़ करना पड़ता है, एक डिवाइस को यूज़ करना पड़ता है, उसका नाम होता है रेजिस्टर। क्या बोला जाता है उसको, रेजिस्टर। थोड़ा सा क्या करता है, करंट के फ्लो को माइल्डली क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ऑब्स्ट्रक्शन से रेजिस्टर का क्या काम बन जाता है कि रेगुलेट करेगा, थोड़ा सा जितना नियंत्रित करंट जाने देना है उतना ही करंट उसके अंदर जाने देगा, ताकि जो भी डिवाइसेस के साथ हम डील कर रहे हैं वो डिवाइसेस कैसे रहें, सिंक में रहें और ठीक से काम करते रहें, क्योंकि हमको उतनी करंट की नीड है। समझो हमको 10 की नीड है, फ्लो के अंदर 20 है, 12 है, उसको रेगुलेट कौन करेगा, थोड़ी देर के लिए रेजिस्टर रेगुलेट करने वाला है। रफ तरीका है ये बात बताने का, पर ठीक है मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये जो होता है ये डिपेंडेंट होता है सर्टेन चीजों पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस जो है R इज डिपेंडेंट अपॉन लेंथ, डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस कंडक्टर को हमने पकड़ रखा है, जिस कंडक्टर के अंदर से हम करंट पास कर रहे हैं, ये कंडक्टर कितना लंबा है इस पे डिपेंड करता है, और कंडक्टर कितना मोटा है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अब खुद इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक वायर ले लो, 100 किलोमीटर लंबा वायर ले लो, थोड़ी देर मैं यहाँ से 5 वोल्ट करंट उसके अंदर छोड़ूंगा। सब लोगों को अगर मैं पूछता हूँ कि उस एंड पे 100 किलोमीटर बाद अगर आप चेक करोगे तो आपको लगता है कि वहाँ पे आपको 5 वोल्ट या फिर 5 एम्पियर करंट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो कम हो जाने वाला है। मतलब जैसे जैसे लंबाई आगे बढ़ रही है, फ्लो होने देने की कैपेसिटी जो है वो कम होती चली जा रही है। मतलब क्या बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रुकाव बढ़ रहा है, फ्लो नहीं होने दे रहा। तो रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, रेजिस्टिविटी रेजिस्टर पे बाद में आएंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लंबाई जितनी ज़्यादा कंडक्टर की होती चली जाएगी, जितना लंबा कंडक्टर लेते जाओगे उतना उस एंड पे रेजिस्टेंस क्या होते चले जाएगा, बढ़ते चले जाने वाला है। ठीक है, ये फर्स्ट चीज समझ में आई। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब क्यों, ठीक है, अब कंडक्टर ले लो, पतला सा वायर लो, उसके अंदर से करंट पास करो, ठीक से होएगा क्या, नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब अगर यही वायर मोटा करते चले जाओगे तो क्या होते जा रहा है, समझो ये वायर है, ये वायर अगर बहुत मोटा होगा तो ज़्यादा करंट फॉलो कर सकते हैं, अगर मोटा है ज़्यादा करंट जाने दे रहा है, इसका मतलब रेजिस्ट कम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो एरिया कम है, इस वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा है। एरिया अगर बढ़ा रहे हो, ज़्यादा एरिया दे रहे हो करंट को फ्लो होने के लिए, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं एक साथ मिक्स कर दूं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाने की कोशिश करूँ तो बीच में क्या आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रो L अपॉन A। ठीक है, ये जो रो है इसको हम क्या बोलते हैं, रो। थोड़े ग्रीक और लैटिन दुनिया के वर्ड्स आने लगेंगे इसके अंदर, इसी को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, रेजिस्टिविटी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं तो रो इज इक्वल्स टू R A अपॉन L।
ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दो अलग चीज़ें नहीं है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दो अलग चीज़ें नहीं है। रेजिस्टिविटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बात है। कैसे? अगर तुम रेजिस्टेंस बोलते हो तो वायर जो है लंबाई के हिसाब से, अगर मुझको कहीं सर्किट लगाना ही है तो मैं 10 मीटर वायर लूँ कि 5 मीटर लूँ कि 2 मीटर लूँ कि 200 मीटर लूँ, इसके ऊपर तो डिपेंड करने वाला है सर्किट मेरा। तो एक्चुअली में मुझको समझना पड़ेगा कि जो भी वायर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कितना लंबा है, कितना मोटा है, उसकी लंबाई मोटाई हर चीज़ मुझको चेक करनी पड़ेगी ना। तो वो अगर मैं उस मटेरियल के रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको उसकी रेजिस्टिविटी मिल जाने वाली है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी हम किस में मेजर करते हैं? रेजिस्टिविटी हम मेजर करते हैं ओम मीटर के अंदर। अगर तुमको मुश्किल होती है तो आर रेजिस्टेंस का यूनिट था ओम, एरिया का यूनिट था मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे लेंथ बैठी हुई है उसको बोलेंगे मीटर। मीटर मीटर स्क्वायर में से एक को काट देगा, लास्ट में क्या बच जाने वाला है? ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, क्वेश्चन बनने का क्या है? अगर क्वेश्चन बन जाता है कि कोई देयर इज अ कंडक्टर विच हैज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms and the length of the conductor is 10 meter and the area of cross section is 15 meter या फिर 5 meter square, 5 meter square, find the resistivity of the conductor। तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल हो सकता है। तो रो की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो रो की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। आर की जगह पे हम लिखेंगे 20, ए की जगह पे हम लिखेंगे 5, एल की जगह पे हम लिखने वाले हैं 10। ये 1 जा एंड दिस इज 2, 1 जा 2, 10। तो रेजिस्टिविटी मुझको कितनी मिल गई? 10 ओम मीटर। बहुत सिंपल था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन एक ऐसा आ सकता है कि अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा रब करूंगा ताकि स्पेस मिले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैं जैसे मूव करूंगा थोड़ा सा, आप लोगों को ये प्रॉब्लम अगर कॉपी करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर मैं क्या था, क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिकली कराने की कोशिश करता हूँ रेजिस्टिविटी से रिलेटेड। तो क्या बोलता है? द लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज 50 सेंटीमीटर। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, ध्यान देना। द लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो और जो गिवन लिख रहा हूँ उसको एनालाइज करो, अपने आप ही प्रॉब्लम तुम्हारा बनने लगेगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 0.5 mm। 0.5 ही है, 0.5 mm। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 30 ohms, फाइंड द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करके दिखाओ। ठीक है, हमेशा याद रखना हमको हर चीज किस में चाहिए? मीटर में चाहिए। ये किस में है? सेंटीमीटर में है। तो याद रखना पड़ेगा हमको कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हर बार सेंटीमीटर की वैल्यू को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करेंगे तो किस में चली जाएगी? मीटर में चली जाएगी। वैल्यू हो जाएगा 0.5 मीटर के आसपास है। लेंथ हमारी बन गई 0.5 मीटर। mm में है तो 0.5 इंटू डिवाइड करना पड़ेगा इसको कितने से? 1000 से, क्योंकि 1 मीटर इज 1000 mm के आसपास होता है। ठीक है, तो 0.5 डिवाइड बाय 1000, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर्स के आसपास। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। तो रो मुझको कैलकुलेट करना है, आर की जगह पे मैं लिखूंगा 30 ohms। एरिया, रेडियस बोला ना, तो मेरा जो कंडक्टर है उसका शेप कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर का रेडियस मुझको उसने बताया कितना है? 0.5 इंटू 10⁻³ है। तो एरिया अगर इसका निकालना होगा तो जानते ही हो, पाई आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है? लेंथ है मेरी 0.5। ध्यान देना है अभी। 30 इंटू पाई की जगह पे लिखेंगे 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ सब कुछ मैंने दो बार लिखा। 0.5 10⁻³, 0.5 10⁻³ जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? 0.5 इज इक्वल्स टू, अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आंसर रेजिस्टिविटी का, चौक थोड़ा सही कर लो, आंसर रेजिस्टिविटी का तुमको मिलेगा 4.71 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, चेक कर लेते हैं, -5, 10⁻⁻5 ओम मीटर। सब मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल, कुछ भी नहीं। देखो 0.5 काट देगा, ये सारी वैल्यूज को तुमको मल्टीप्लाई करना है, फटाफट तुम्हारा आंसर बन जाने वाला। बहुत बेसिक है। ठीक है, बहुत सिंपल है। यही है कहानी रेजिस्टिविटी की। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इनमें से क्या होगा? कभी रेजिस्टिविटी दी रहेगी, रेजिस्टेंस पूछेगा, रेजिस्टेंस गायब रहेगा, ये पूछेगा। 4 वैल्यूज हैं, 4 में से कोई एक वैल्यू मिसिंग रहेगा, बाकी 3 वैल्यू फाइंड आउट करने, कोई भी हो सकते हैं चारों में से। ठीक है, रब करें।
पॉज करो अभी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने तुम लोगों को बोला कि अगर मुझको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ काम करना ही है थोड़ी देर के लिए, तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए काम करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टर लगाना पड़ेगा सर्किट के अंदर, ताकि मैं करंट को क्या कर सकूं, कम कर सकूं। तो रेजिस्टर एक लगाया जा सकता है, फिर लाइन में एक और लगाया जा सकता है, फिर लाइन में एक और लगाया जा सकता है, और फिर मैं आऊँगा मेरे बल्ब के पास। अब मेरा बल्ब बराबर चलेगा, नहीं तो फट जाएगा ऐसा लगता है। ठीक है, और नीचे क्या है, सर्किट लगी हुई, ऐसा हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है कि हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। इधर से वायर लाएंगे, वायर के दो टुकड़े कर देंगे, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे से ही जाएगा, और फिर आगे जाके वापस से क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, एक होकर के फिर मेरे बल्ब तक पहुंचेंगे, और फिर मेरे बल्ब से घूम के कनेक्शन किधर आएगा, बैटरी के पास आने वाले। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टर 3 मैंने लगाए हुए हैं। जो डिवाइस मैंने बोला जो ये काम करती है उसको रेजिस्टर बोला जाता है। कितने डिवाइस लगाए मैंने, 3, R2 R3। यहाँ पे मैंने 2 ही डिवाइस लगाए हैं, R1 और R2। ठीक है, इस कंसेप्ट को, जो फर्स्ट वाला कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टर इन सीरीज। क्या बोला जाएगा इसको, रेजिस्टर्स इन सीरीज। एक के बगल में एक लगाया हुआ है, इस वजह से इसको बोला जाता है रेजिस्टर्स इन सीरीज। इस कंसेप्ट को बोला जाता है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ठीक है, अब मैंने 3 रेजिस्टर लगा रखे हैं, देख रहे हो ध्यान से, मैंने क्या लगा रखा है, मैंने 3 रेजिस्टर लगा के रखा हुआ है। अब 3 रेजिस्टर अगर मैंने लगा के रखा हुआ है, तो इधर से इसने कुछ रोका होगा, फिर इधर इससे कुछ ने रोका होगा, फिर इसने कुछ रोका होगा, इस एंड पे कुछ ना कुछ मिला होगा, इसको हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, RE। इधर से ये करंट यहाँ से फ्लो हो गया, इधर से ये करंट गया यहाँ से फ्लो हो गया, इधर से ये दोनों लोग वापस यहाँ पे मिले, इधर इस पॉइंट पे जो करंट बना होगा इसको भी हम क्या बोलने वाले हैं, या फिर रेजिस्टेंस बना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये हमको क्या हेल्प करने वाला है फाइंड आउट करने में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर मैं सीरीज में रेजिस्टर को लगा दूं तो एंड पे जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, अगर मैं पैरेलल में रेजिस्टर्स को लगाऊं तो एंड में जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा। ठीक है, इस केस में तुमको एक याद रखना है कि इसके अंदर से जब घुसता है तो रेजिस्टेंस किसको छेड़ देता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो यहाँ से करंट आ गया होगा और पोटेंशियल डिफरेंस रही होगी V। यहाँ से अंदर भी करंट जब आए घुसा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गई होगी V1। करंट यहाँ से घुसा होगा तो भी आए ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गई होगी V2, और यहाँ से निकला होगा तो भी करंट आए, पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पे बन गई होगी V3। मतलब जितने रेजिस्टेंस में से पास होते जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हर बार क्या होते चली जा रही है, चेंज होती चली जा रही है। देखो पहले V1 हो गया, फिर V2 हो गई, फिर क्या हो गई, V3 हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती चली जा रही है, चेंज होती चली जा रही है। इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में घुसा था करंट I, इस केस में भी घुसा था करंट I। इस पार जो निकला वो बन गया I1, और इस तरफ से जो करंट निकला वो बन गया I2। पर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V वही रही होगी, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V वही रहा होगा। तो इस केस में हमको समझना है कि करंट जो है वो चेंज नहीं होता, करंट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाती, चेंज हो जाती। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट और करंट चेंजेस। समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओम्स लॉ लिखने की कोशिश करता हूँ, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, करंट तो सेम ही है, करंट सेम है, क्या चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस V1 बन गया होगा तो करंट को तो कोई फर्क पड़ा नहीं होगा, लेकिन रेजिस्टर किस में से पास हुआ, ये वाले में से, तो V1 के साथ रेजिस्टेंस लग गया R1। वैसे V2 करंट चेंज नहीं हो रहा, फिर से वही है, क्या बन गया होगा R2। V3 I वैसा का वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होता, क्या बन गया होगा R3। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज नथिंग बट समेशन ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। ध्यान दो, इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस बना और इधर जो बना और इधर बना, इन तीनों को ऐड करने से हमको इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस या फिर रियल टाइम पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। V अगर मुझको चाहिए तो V1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, IR1 प्लस V2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, IR2। V3 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, IR3। ठीक है, और V की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, V की जगह पे लिख सकता हूँ IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखो I इसके पास तो है ही, इन सब के पास है, कॉमन में निकल जाएगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस
3, ये i और i इस तरफ से कट गया, मेरे पास बचा है r इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो R बचा हुआ है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज। सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनने वाली है। फिर से मैं लिखूंगा V इज इक्वल्स टू I R, मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। ये R को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले तो करंट चेंज हो रहा है किस केस में, I1। जब करंट I1 हो गया तो V नहीं चेंज हुआ इस केस में, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज पैरेलल के केस में कांस्टेंट रहता है, डिवाइडेड बाय R1। I2 विल बी V अपॉन R2। पॉसिबल है। अगर मैं इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ तो उस वजह से क्या हो जाने वाला है, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। I की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, I की जगह पे लिख सकते हैं V अपॉन R। यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। और अगर तीसरा होता तो मैं लिख देता V अपॉन R3। ऐसे लिखते चले जाते, समझो 3 रेजिस्टेंस होते हैं, इधर से एक और होता है इसे R3, ठीक है। V कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू V, फिर से इन सब में कॉमन निकल जाएगा, बन जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V दोनों साइड पे है, कट गया, आंसर बन गया 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये जो 1 अपॉन R बना है, दिस इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर पैरेलल कनेक्शन लगा दिया जाए तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से बनता है। चलिए कॉपी करिए फटाफट। चलो कर लिया कॉपी, चलें फिर आगे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे। तो कंसेप्ट नहीं है नेक्स्ट, थोड़ा सा रिफिल ले ले। यस, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस अब हमको एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसके ऊपर, फटाफट समझना है कि ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं, और हो गया। बहुत सिंपल चैप्टर। देखो मैं बहुत फास्ट कराने की कोशिश करूंगा ताकि अगर आप लोग इसको रिवीजन की तरह देख रहे हो तो भी ये जल्दी जल्दी हो जाए, और पढ़ने के हिसाब से देख रहे हो तो स्लो करके 2 राउंड करके देख लोगे, हो जाएगा, ठीक है। इफ 3 ohms 5 ohms एंड 7 ohms resistors are connected, find effective resistance are 3 resistors, actually 3 ohms 5 ohms and 7 ohms are 3 resistors, find effective resistance पहले in series and effective resistance in parallel। मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ, पर क्या है ना बच्चों, तुम लोगों को भी फास्ट चलने की आदत डालनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है तो। कोई प्रोसेस को कोई जुगाड़ नहीं होता ना, जुगाड़ से नहीं चलता है सब कुछ, हम सबको स्पीड पकड़ना पड़ता है ताकि हम सब ज़्यादा काम कर सके कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो एक सर्किट है, उस सर्किट के अंदर अगर ये 3 रेजिस्टर सीरीज में लगा दूं तो क्या रेजिस्टेंस बनेगा, और ये 3 रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगा दूं तो क्या रेजिस्टेंस बनेगा, ये पूछ रहा है मुझसे, ठीक है। ये कितने का रेजिस्टर है, 3 ओम का, ये 5 ओम का, ये 7 ओम्स का, ठीक है। ये भी अब ऊपर 3 ओम का लगा दिया, 5 ओम का लगा दिया और 7 ओम्स का लगा दिया। अब 3 रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका फॉर्मूला है, सीरीज में रहा तो। और यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ध्यान दो यहाँ पे ध्यान से, इसको RS लिखा रहता है कहीं कहीं, इसको RP लिखा रहता है। ये S डिनोट्स फॉर सीरीज और ये P डिनोट्स फॉर पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अब R1 कितना है भाई, 3 प्लस 5 प्लस 7, अब ये कराने की जरूरत है क्या, 15 ओम्स। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बन गया है, 15 ओम्स का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब इसमें से पास होते होते जब इधर पहुंचेगा तो कितना रेजिस्टेंस बन चुका रहेगा, 15 ओम का। करंट अगर इस तरफ फ्लो हो रहा होगा तो अब यहाँ पे 1 अपॉन RP मुझको फाइंड आउट करना है, दैट विल बी 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 7। यहाँ पे करो 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 15 प्लस 7 डिवाइड बाय 5। मैं कैलकुलेट जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। 8 अपॉन 15 प्लस 7 अपॉन 5, तो 8 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R। इस तरह 8 5 से मुझको मिलेगा 45, 7 हो जाने वाला है 35, 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 15 5 75 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन R। अब 1 अपॉन R इसको अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन R से R, ये बन जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 145। अगर मैं 5 से कट करता हूँ, 5 1 जा 5, 2 बचा 15 जा, 5 2 जा, 5 9 जा, आंसर कुछ तो हो रहा है 15/25
9 के आसपास, ठीक है। अब इसको अगर तुम लोग डिवाइड कर दोगे, आंसर 15/29 समझो, 15/30, 1/2, 0.5, 0.4 ओम्स के आसपास, 0.4 या 0.6 ओम्स के आसपास कुछ तो आंसर तुमको दोनों में से मिलने वाला है, ठीक है। दोनों में से कोई एक आंसर मिलेगा, डिवाइड करके देखोगे जैसे तुम लोग वैसे ही, ठीक है। बेसिक डिवीजन है, संभाल सकते हैं इसके आगे। सो ये था इलेक्ट्रिसिटी के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। नेक्स्ट जिसके बारे में तुम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इन चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है दैट विल बी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में इफेक्ट मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी चलती है कंडक्टर में से तो क्या इफेक्ट जनरेट करती है, कहीं रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, कहीं हीट पैदा करती है, कहीं मैग्नेटिक नेचर रखती है, तो वो नेचर की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं, हीट कैसे प्रोड्यूस करता है, पावर कैसे प्रोड्यूस करता है, वो सारी बातें हम लोग इसके अंदर आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर देखने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।